2002 की बात है। एक आलिशान पार्टी चल रही है और कोने में एक व्यक्ति वाइन सिप ले रहे हैं। ये अकेले हैं, लेकिन ये अभी तक के सबसे फेमस व्यक्ति दलाल स्ट्रीट के हैं। इनको बाहर मीडिया में ज्यादा हाइप नहीं किया गया क्योंकि ये अपने आप को मीडिया से दूर रखते हैं, लेकिन पार्टी में हर कोई इनको जानता है कि भाई ये बड़े सेठ हैं, ये बड़े ऑपरेटर हैं। इनकी मायूसी देख के एक व्यक्ति जाके इनके साथ कन्वर्सेशन लगाते हैं। वो पूछते हैं, यार बॉस, और क्या चल रहा है जीवन में, आप इतने मायूस से क्यों लग रहे हो? जिस पे कि वो, और ये बात 2002 की है, जी हाँ, जिस पे वो बोलते हैं कि अब वो दिन नहीं रहे, रुतबा अलग था, समाज बदल गया है, दलाल स्ट्रीट बदल गया है। अब हम जब अपने ऑर्डर लगाने जाते हैं, कहीं पे दाव खेलने जाते हैं, माइक्रो सेकंड में कोई तो होता है जो हमसे पहले सौदा लगा देता है, कोई तो होता है जो हमें भी मात दे देता है। और ये कमबख्त होते हैं मशीन्स, ये कमबख्त होते हैं एल्गो सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 20-25 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है शेयर बाजार में, और उसी की तरह ऑपरेटर्स जिस तरह से परफॉर्म करते थे वो भी बदल गया है। टेक्स्ट बुक थ्योरी के साथ जाएंगे तो आपको वो गिने चुने 3 केसेस दिखते हैं। कौन से? सत्यम का स्कैम, केतन पारेख का स्कैम, हर्षद मेहता का स्कैम। और हमको लगता है कि ऑपरेटर आज भी उन्हीं पुराने तरीकों से डील कर रहे हैं, लेकिन गलत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस नए तरीकों से ऑपरेटर शेयर बाजार को मैनिपुलेट करते हैं। दूसरा, हम ये जानेंगे कि कौन से और केस स्टडीज हैं जिनसे हमको कुछ सीखने मिलेगा। और जैसे कि आपको पता, ये सारी चीजें अपने अंदाज में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने एक ओशन में हमेशा देखा होगा जो एक शार्क रहता है, शार्क मछली रहता है, एक शार्क रहता है, वो कभी भी उसका पेट आसानी से भरता नहीं है। अब जस्ट इमेजिन करो, एक शार्क है, उसकी एपेटाइट, उसकी भूख कितनी बड़ी होगी। अब उसको वो भूख पूरी करने के लिए अगर एक छोटी सी मछली दे दी जाए तो क्या उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा, जाहिर सी बात है। उसको ऑब्वियसली लाखों हजारों मछलियां रोज के टाइम चाहिए होंगी ताकि उसका पेट भरे। लाइकवाइज ये ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आप लोग सोचते हो कि ऑपरेटर्स हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, ऑपरेटर्स को क्यों फायदा होता है, हमको क्यों नहीं होता, इसका समझना सिंपल सी जरूरत है आपको कि इनका एपेटाइट बहुत बड़ा रहता है, इनका ग्रीड का लेवल बड़ा रहता है। ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति करोड़ों और अरबों में खेलता है, अचानक से आप बोलोगे कि भाई तुम हजारों में सेटिस्फाई हो जाओ, नहीं होता, बिकॉज उनके लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। और ये ऑपरेटर्स उसी प्रकार से फंक्शन करते हैं, इनकी एपेटाइट बढ़ जाती है। और ये हमारे ऑपरेटर्स ही नहीं, हमारे इधर के उद्योगपतियों के साथ भी होती है। आज से 20-25 साल पहले मैन्युअली ये लोग ऑपरेट करते थे। आज से 20 साल पहले ऑपरेटर का डेफिनेशन ये रहता था कि जिसके पास भी बहुत ज्यादा पैसा है, प्लस जिसके पास एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सबसे जल्दी आ जाती है, बिकॉज तब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी, काफी सारे लोगों को पता नहीं चलता था। तो जिसके पास भी बहुत सारा पैसा है और जिसके पास भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, वो बन जाता था ऑपरेटर। दैट वाज द फर्स्ट। बट आज के टाइम पे वो चीज चेंज हो गई है। आज के टाइम पे जो कार्टेल बनते हैं वो वेल नेटवर्क्ड होते हैं, लेकिन उनके पास पुराने जमाने टाइप का हमेशा इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। पिछले टाइम पे लोगों के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन बहुत होता है। हाल ही में जो रिलीज हुई थी स्कैम 1992 सीरीज, उसमें आपने देखा है किस प्रकार लोगों को इंटरनल इंफॉर्मेशन आराम से मिल जाती थी। किसी को नौकर से मिल जाती थी, किसी को चपरासी से मिल जाती थी, अन्य तरीके के लोगों से इनको इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। क्या मैं ये कह रहा हूं आज के समय पे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होती? बिल्कुल होती है, रैम्पेंट है, और सिर्फ दलाल स्ट्रीट ही नहीं, वॉल स्ट्रीट पे भी होती है। लेकिन आजकल इट्स नॉट अबाउट इंटरनल इंफॉर्मेशन, ये इसके बारे में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन। मतलब आप कितने अच्छे वेल नेटवर्क्ड हो, आप कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हो, ये ज्यादा मैटर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज के टाइम पे ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना है तो जरूरी नहीं है उनके पास डायरेक्ट एक इंटरनल कॉन्टैक्ट हो, लेकिन अगर उनका उठना बैठना सीईओज और वीपीज के साथ है ऑफ बिग कंपनीज, और बातों बातों में उनको एक इंडिकेशन लग जाता है कि ये इस तरह का माहौल चल रहा है, अगर उनका कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ है जो दलाल स्ट्रीट और बीएससी एक्सचेंज में जो बैठते हैं, जो वर्क करते हैं। वैसे आप लोगों को पता नहीं हो तो अगर आप बीएससी के एक्सचेंज में जाते हो, आउटसाइडर्स को ऐसे ट्रेडिंग फ्लोर पे जाना अलाउड नहीं है, डेस्क पे अलाउड नहीं है, परमिशन के साथ ही होता है। और उसमें भी यू आर नॉट परमिटेड टू टेक मोबाइल फोन्स, गैजेट्स और ये सारी चीजें फॉर प्राइवेसी रीजंस। बट
एक बार को सोचो, अगर अंदर ही बैठा कोई व्यक्ति है जो भले ही अंदर से पूरा ऑनेस्ट लगता है, लेकिन उसी के सामने सारे ऑर्डर फ्लोज हो रहे हैं, उसी के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर वो चाहेगा और उसके साथ कोई टच में आ जाए तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ें वहाँ पे लीक कर सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें होती होंगी। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आज के समय पे जो एक फंक्शनल डिफरेंस हो गया है, अब हेज फंड्स, AIFs, उसके बाद प्रॉप डेस्क, PMS मैनेजर्स, ये सारे लोग, ये ह्यूज जाइंट लेवल के लोग भी एक ऑपरेटर की श्रेणी में आ चुके हैं। हर स्टॉक के ऑपरेटर होते हैं, ऑब्वियसली उनका लेवल और डेप्थ अलग होता है। कुछ लोग सूरत से मैनेज करते हैं, कुछ लोग राजस्थान से करते हैं, कुछ लोग मुंबई से करते हैं, कुछ लोग चेन्नई से करते हैं, कुछ लोग कोलकाता से करते हैं, बट ऑपरेट ऑलमोस्ट हर स्टॉक किसी ना किसी लेवल पे होता है। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि ब्लू चिप्स में पैसा डालो, बिकॉज यहां पर आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। तो चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, और ये आपको न्यूज़पेपर में भी दिखा होगा। 2007 की बात है, हमारे देश के रिचेस्ट व्यक्ति, मोटा भाई, जी हाँ, हमारे देश के रिचेस्ट व्यक्ति 12 एजेंट्स के साथ बात करते हैं। उन 12 एजेंट्स को वो कहते हैं, उस समय पे इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी होती है रिलायंस पेट्रो, वो भी लिस्टेड होती है। वो उनको कहते हैं, और वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रहता है, वो उनको कहते हैं कि बॉस आप इस पे शॉर्ट सेलिंग शुरू करो। जस्ट इमेजिन, प्रमोटर ऑफ अ कंपनी अपनी कंपनी के फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग करने बोलता है। पहली चीज आप खुद सोचो, क्या ये चीज एथिकल है? चलिए मान लेते हैं एक तरीके से बिजनेस में सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब आगे क्या होता है सुनिए। आगे ये होता है कि मोटा भाई ये डिसाइड करते हैं कि एक्सपायरी के जस्ट कुछ दिन पहले और आखिरी आधे घंटे में हम ऑलमोस्ट 5% स्टेक डाइल्यूट कर देंगे इस कंपनी का। क्यों? बिकॉज इसके कारण अचानक से कैश मार्केट में भी प्रेशर बनेगा। जैसे ही ये प्रेशर बनेगा, आप लोग वहां पे जो शॉर्ट सेल कर रहे हो, आपको एक अच्छा होराइजन मिल जाएगा। प्रॉफिट जो बनेगा उसका मेजॉरिटी स्टेक आप हमें ट्रांसफर करेंगे, बाकी मुनाफा आपका। पहला सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्या ये चीज सही है? क्या आप एट द एक्सपेंस ऑफ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ऑफ योर कंपनी, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आज ने तो कल मैक्सिमम कंपनीज में बनाते, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के एक्सपेंस पे जब बड़े बड़े उद्योगपति अगर ऐसा कर रहे हैं, और क्या गारंटी है कि वो आज भी, मैं सिर्फ किसी एक को स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं, वो आज नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग बोलोगे इसकी क्या गारंटी है? भाई साहब गूगल करो, न्यूज मिल जाएगी इस चीज की। इसी के लिए बेबी ने इनको पेनल्टी लगाई थी। कितने साल बाद? 14 साल बाद। तो जस्ट इमेजिन, मतलब अभी जो चीज हो रही है बेस्ड ऑन बेबी की स्पीड, अभी जितने घोटाले हो रहे हैं शेयर बाजार में, चीजें ऑपरेट हो रही हैं, इसकी पेनल्टी मेरे हिसाब से 2035 तक तो लगा देंगे। मतलब 2035 तक इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। तो दूसरी चीज है, यहां पर क्या हो गया था, ये पकड़े कैसे गए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वरना ऐसे तो काफी सारी चीजें होंगी जिसमें पकड़ में भी नहीं आते। इसमें हुआ क्या था कि जिन 12 एजेंट्स को शॉर्ट सेल करने बोला था, अब जब भी आप शॉर्ट करोगे या फ्यूचर में सौदा बनाते हो तो आपको ऑब्वियसली एक मार्जिन रखना पड़ता है। एक्सचेंज आपको ऐसे ही थोड़ी दे देगा। पहले मार्जिन कम लगता था, अब ज्यादा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर आपको सौदा बनाना है और मार्जिन आपको रखना है, तो 4 लाख का सौदा बनाने के लिए फ्यूचर में आपको मार्जिन एटलीस्ट 1 लाख का डालना पड़ेगा। जो पहले रेशियो था, अब तो 4 लाख के सौदा के लिए 2 लाख डालना पड़ता है, मार्जिन बढ़ गया, बट उस समय की बात है, इनफैक्ट 50-60,000। तो वो मार्जिन रखने के लिए जो मुंबई के 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, SEZs हैं, नवी मुंबई वाला और मुंबई वाला, उनसे पैसे लिए गए थे। जस्ट इमेजिन, मतलब आप सोचो, जो हमारे देश के टॉप 10-15 धनी व्यक्ति हैं, उनके हाथों में तो सब कुछ चल रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लेट्स नॉट कमेंट, वरना हेट कमेंट्स आ जाते हैं। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि उनके थ्रू उनने पैसा लेके मार्जिन लिया, प्रॉफिट कमाया, ट्रांसफर भी हुआ और इधर हुआ। तो ये जो पहला एक मिथ आप बना के चले हो ना कि ब्लू चिप्स में नहीं होता है, तो अगर ब्लू चिप्स में नहीं होता तो एक समय पे DHFL भी ब्लू चिप था, एक समय पे इन्फीबीम ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू अ ब्लू चिप था, एक समय पे येस बैंक भी ब्लू चिप था। ये अभी कचरा चिप हो गए कुछ कुछ कंपनियां, लेकिन पहले ब्लू चिप्स थे। तो आपको समझना ये मिथ पहले हटा दो कि ब्लू चिप्स में कभी हो नहीं सकता या होता नहीं, होता भी होगा तो आपको पता नहीं चलता होगा। लेकिन इस वीडियो का एंड तक देखना, बिकॉज मैं ये जरूर बताऊंगा कि आप इनको ट्रैक कैसे कर सकते हो, इन चीजों को पकड़ कैसे सकते हो, ये मैं बिल्कुल बताने वाला हूं। तब आगे चलते हैं इस चीज में। ये पेनल्टी वाला केस हो गया।
ये तो एक केस हो गया। तो अब समझते हैं कि आज के टाइम पे 20-25 साल को हम पीछे छोड़ते हैं, आज के समय में कहाँ कहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव रहते हैं और किस तरह से ये ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पुराने ऑपरेटर वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन पे वो दोनों लिंक डाल दूंगा, याद से देखिए, बिकॉज उसमें भी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। तो पहला जो सबसे इनका फोकल एरिया रहता है वो पेनी स्टॉक्स होता है। आप देखते हो 70 पैसा का स्टॉक, 80 पैसे का स्टॉक, 90 पैसा का स्टॉक, मल्टी बैगर की चाह में आप उस पर पैसा लगाते हो कि ये बनेगा अगला HDFC बैंक। आपको समझना जरूरी है कि जब एक पेनी स्टॉक होता है तो उसका मार्केट कैपिटल हो सकता है 50 करोड़ के भी नीचे होता है, 10 करोड़ के भी नीचे होता है। तो इसमें फ्लोट इस तरह से रहता है कि प्रमोटर और ऑपरेटर मिलकर इसको कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके कारण इसमें बहुत बैक टू बैक अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं, और ये चीजें फंडामेंटल या टेक्निकल लॉजिक से बिल्कुल नहीं चलती, कतई नहीं चलती हैं। ये चलती हैं केवल और केवल ऑपरेटर के इशारे पे। तो जरूरी है कि आप इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करो। अगर आपको खतरों का खिलाड़ी बनना ही है तो भाई इस तरह की लॉटरी क्यों खेल रहे हो? पैंडेमिक खुलेगा, टिकट कटवाना, लास वेगस जाना, वहां पे जुआ खेल लेना। इधर खेलने की क्या जरूरत है? और बिलीव मी, इधर स्टॉक में तुम जितना गवाओगे इन पेनी स्टॉक में, उससे कम दाम में आपका लास वेगस की टिकट और आपका काम हो जाएगा। तो पहली चीज है, ये पेनी स्टॉक्स में बहुत एक्टिव रहते हैं बिकॉज इनके प्रमोटर्स बहुत बार ट्रबल में रहते हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए ये चीज करते हैं। दूसरी जगह पे जो ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये उन स्टॉक्स में रहते हैं जिनके इनके वेल नेटवर्क से इनको खबरें मिलती हैं और जो फ्यूचर्स में लिस्टेड है। तो आपको समझना है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक्स को भी टारगेट करते हैं। ये एक मिथ है कि लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक्स को टारगेट बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन से काउंटर्स पे ऑपरेटर ज्यादा एक्टिव है और हम अपनी साइकोलॉजी एट पार कैसे कर सकते हैं। पहली चीज आपको समझना है कि आज के टाइम पे ऑपरेटर्स एक बहुत मेजर सौदा फ्यूचर्स मार्केट में बनाते हैं। तो जाहिर से बात है उनको ट्रैक करने का एक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर्स प्लस वॉल्यूम एंड डिलीवरी ऑफ इक्विटी। आई रिपीट, ओपन इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर प्लस वॉल्यूम एंड डिलीवरी ऑफ इक्विटी। अब आपको समझना है क्यों ये फ्यूचर्स में घुस रहे। पहला, लिक्विडिटी। ये इनके पास लिक्विडिटी का कंट्रोल है। हमारे देश में अभी भी ऑप्शंस में अदर देन इंडेक्स इतनी ज्यादा लिक्विडिटी हर ऑप्शन में नहीं होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, 10 रुपए का अगर एक ऑप्शन लेते हैं तो अगर वो बहुत एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक नहीं है तो उसका सेलर 12 रुपए पे बैठता है। अब जस्ट इमेजिन किसी को 1 करोड़ रुपए का सौदा बनाना है किसी ऑपरेटर को, भले ही वो 5 स्ट्राइक ऐसे ऑप्शन का ले, उसको एंट्री तो मिल जाएगी, एग्जिट नहीं मिल पाएगी। तो पहली चीज होती है लिक्विडिटी। दूसरा, आपने कभी नोट किया है कुछ स्टॉक होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी सीरीज में बैन में चले जाते हैं। ये रेड कलर में बैन में आपको दिखते हैं जब भी आप मार्जिन रिपोर्ट्स देखते हैं। ये क्या होते हैं? यहां पर ऑपरेटर्स ने अपने सौदे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो दूसरा इधर सतर्क होना है। तीसरा, जब कोई वेल नोन एनालिस्ट ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज टेलीविजन रिपीटेडली 1, 2 या 3 स्टॉक्स को हमेशा रेकमेंड करते हैं, आप समझ भी नहीं पाओगे कि इस पे कितना बड़ा गेम चलता है। दोस्तों, पीपल आर गेटिंग पेड टू रेकमेंड दीज थिंग्स। आप लोग देखते हो कि 10-12% का मूव हो गया और एंटर कर जाते हो, लेकिन आपको बाद में पता लगता है कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर आप में से कुछ लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि इस तरह की चीजें होती हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखो। कितने लोग, ना जाने कितने लोग, ये न्यूज, मैं किसी स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट न्यूज चैनल के कारण कितने लोग ट्रैप होते हैं। और हाल फिलहाल में ही बेबी ने एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट को पकड़ा था। अब जस्ट इमेजिन, आज से 3 साल पहले आप उन जर्नलिस्ट को जब देखते हैं तो कितनी रिस्पेक्ट आती थी। ऐसा लगता था कि ये कितने सही व्यक्ति हैं, ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकते और बहुत नॉलेजेबल लगते थे। बट जस्ट इमेजिन क्या निकला। तो आपको समझना है, कोई अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस के साथ बार बार स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा है या कोई भी एसेट क्लास रिकमेंड कर रहा है तो आपको सावधान रहना चाहिए। देखो, यूएस तो है नहीं कि भाई इधर कुछ होगा नहीं। यूएस में चलो बैठे हुए हैं हमारे इलॉन बाबा, ट्वीट कर करके हिला रहे हैं, बट यहाँ पर आपका बहुत बड़ा वेल्थ इरोड हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ की सावधानी रखिए। और एक चीज़, अब इस चीज़ को आप मिक्स कैसे करोगे?
आपने वॉल्यूम और डिलीवरी देखा, आपने ओपन इंटरेस्ट देखा। जब ऑपरेटर एक बड़ा सौदा बनाएगा, वो सौदा एक लंबी अवधि के लिए खींचता है। ऑपरेटर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर द शॉर्ट गेम। वो ये नहीं खेल रहे कि मैंने आज सौदा बनाया और आज ही के आज पैसा मेरे को निकालना है। वो ऐसा सौदा बना रहा है कि हो सकता है वो फ्यूचर पोजीशंस जुलाई महीने के अभी से बनाना शुरू करेगा, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स पे। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अगर उसको जून कॉन्ट्रैक्ट्स में वो अभी से बनाना शुरू कर देगा, वो जरूरी नहीं है मई के मई में बनाएगा। क्यों? पहला, टाइम ज़्यादा होता है। दूसरा, स्टेल्थ मोड में एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है। तीसरी चीज़ है, आप इसको नोट कर सकते हो, जब आने वाले जब आपके फार एक्सट्रीम वाले फ्यूचर्स रहते हैं, उसमें जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, साथ में प्राइस में बढ़ावट हो रही है, और ये भी हम नेक्स्ट सीरीज का बोल रहे हैं, और अचानक से किसी लेवल पे वो बढ़ रहा है, तो आप समझ जाओ हो सकता है ऑपरेटर उसको ग्रैब कर रहा है। और प्राइस एक्शन अगर इस चीज को सपोर्ट कर रहा है तो ये चीज आगे और बढ़ने वाली है। लाइकवाइज आपको समझना है, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आपको समझना है। अब मैं इसमें एक छोटा सा हैक बताता हूं। अगर आप इधर तक टिके हो तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो आप हैक लिखना HACK, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। तो हैक ये है कि जब आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फ्यूचर का प्राइस बढ़ रहा है, उस टाइम पे एवरेज ट्रेडिंग प्राइस देख लो। हर ब्रोकर अब प्रोवाइड करता है, थोड़ा आप डिटेल में देखोगे ATP आपको दिख जाता है। अगर ये ATP से 3-4% ऊपर है, मतलब जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है उस स्टॉक का उस दिन पे, उससे 3-4% ऊपर जा रहा है, समझ लो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई ऑपरेटर वहां पर एक्टिव हो चुका है। तो क्या आप मुझे उस चीज से भाग जाना चाहिए? नहीं। अगर प्राइस एक्शन के साथ वो आपको एक ब्रेकआउट दे रहा है तो बहती गंगा में हाथ धो लो। आप छोटी छोटी मछलियां हो। जस्ट इमेजिन, अगर जो हमने शार्क वाला एग्जाम्पल लिया, अगर शार्क सिर्फ सामने ही जा रहा है और आपको पता है शार्क इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप थोड़े टाइम के लिए पत्थर के पीछे छुपे हो और आपको पता वो सामने जाने वाला है, और सामने जाने के बाद अगर आप शार्क के पीछे पीछे ही जाओगे तो पहली चीज शार्क आपको खाएगी नहीं, दूसरा हो सकता है आपको चारा भी मिल जाएगा। लाइकवाइज आप ऑपरेटर ट्रेल छोड़ रहा है ओपन इंटरेस्ट में, आप उसको फॉलो करो। तो ऑब्वियस सी बात है, अब सवाल उठता है क्या ये लोग बैंक निफ्टी को ऑपरेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली फ्यूचर्स के थ्रू करते हैं। कितने लोगों ने ये नोटिस करा है कि कभी कभार एक पैनिक ट्रेड होता है या फिर फ्लैश ट्रेड होता है, जिसमें बैंक निफ्टी या निफ्टी अचानक से एक 400 पॉइंट वाली चीज ऊपर या नीचे छूता है, वो आपको प्राइस में दिखता है लेकिन चार्ट पे नहीं दिखता। कितने लोगों ने ये नोटिस करा है? तो ये जो चीज भी होती है वो ऑपरेटर का एक बिट जो मैच हो जाता है उस समय पे होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा किस तरह आप ऑपरेटर्स को एक तरीके से ट्रैक कर सकते हो, किस तरह आप उनके साथ जा सकते हो। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज हमने सीखा कि ब्लू चिप कंपनीज में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। वी हैव टू बी अलर्ट। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैंने ब्लू चिप पे लगाया और मैं सो गया, नहीं, आपको अलर्ट रहना है, बिकॉज वहां पर एक्टिविटी है। एक तो बड़े दुर्भाग्य वाली बात है, आई डोंट नो कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज पे, लेकिन यह बात है हमारे देश में जो भी बंदा ऊपर बढ़ता है, अब काफी लोग बोलेंगे नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, रियलिटी है। प्लीज एक रियलिटी और नेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस समझना शुरू करो। रियलिटी सामने आके कोई सीधे मुंह पे फ्रैंकली अगर बोल देता आप उसको नेगेटिव बोलते हो। रियलिटी लेकिन यही है, हमारे देश में 80% लोग जो बहुत टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, मतलब धन के मामले में बात करो, जो बहुत अनशन पैसा बनाते हैं, उनने कभी ना कभी कुछ चीजें गलत करी हैं। बस डिफरेंस ये रहता है, जो पकड़ा जाता है वो चोर है, जो नहीं पकड़ा जाता वो हीरो बन जाता है। और वही हमारे देश में होता है। जितने लोग पकड़े गए, लोन क्या बाकी लोग नहीं लेते? बहुत लोग लेते हैं। बस कोई लोन लेता है, चुका नहीं पाता, वो विलेन बन जाता है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट ये रियलिटी है। वहीं पे कोई लोन है, लोन पे लोन जब तक चल रहा है, जब तक वो फटता नहीं है तब तक वो सबका हीरो रहता है। वही लोग जिनको हम पूजा करते हैं वही बाद में हमारे विलन बन जाते हैं। तो पॉइंट आपको सिंपल से समझना है, ब्लाइंड फेथ मत रखो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मैं तो ये भी बोलता हूँ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपना लॉजिक लगाओ, सीखो, इंस्पायर हो, लेकिन अपना लॉजिक हमेशा लगाओ। एंड आपको ये सिंपल से समझना है, आप में से काफ़ी लोग अब ये सोचेंगे कि राकेश झुनझुनवाला ने तो तब इनसाइडर किया इसलिए पैसा बनाया, दम्मानी जी ने किया, मुकेश अंबानी ने ये किया, ठीक है, मानते हैं गलत किया, ये भी हम मानते हैं। लेकिन लेट्स फेस इट, उस टाइम पे लाखों लोगों ने भी यही सेम चीज़ करी, लेकिन वो लाखों लोग मुकेश अंबानी नहीं बने, धीरू भाई अंबानी नहीं बने। इनके पास कुछ तो था, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे जिनके कारण ये यहाँ पे पहुंचे। तो हमें बस उन पॉजिटिव एस्पेक्ट से इंस्पिरेशन लेना।
दोस्तों अगर आप इधर तक जुड़े हो तो चलिए आपको एक मौका देता हूं। हमने ये वीडियो आज इसलिए लाए बिकॉज सबसे ज़्यादा वोट जो हम पोलिंग करते हैं कम्युनिटी इसमें, उसमें ऑपरेटर्स को सबसे ज़्यादा वोट आया। और दूसरा रीज़न है बिकॉज हमने जो लाइक्स का टारगेट रखा था लास्ट ऑपरेटर वीडियो का, वो 99% मीट हो गया। तो इस बार हम लाइक्स का टारगेट रख रहे हैं, छोटा सा टारगेट रखेंगे, 10,000 लाइक्स, बिकॉज ऑपरेटर्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर आप चाहते हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखो आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। क्या आपको ऑपरेटर्स पे चाहिए, ऑपरेटर का नेक्स्ट पार्ट, तो ऑपरेटर लिखिए। हेज फंड पे चाहिए, हेज फंड लिखिए। अगला वीडियो वैसे फ्राइडे को आएगा 3:30 बजे, दैट वुड बी अबाउट इन्वेस्टमेंट कहां पर कैसे कर सकते हैं, थोड़ा स्मॉल केस का ओवरव्यू दूंगा मैं उस पर किस तरह कर सकते हैं। तो फ्राइडे 3:30 बजे वो चीज़ आएगी। तो अगला तो वो रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको कौन सा चाहिए, ऑपरेटर, हेज फंड या फिर कोई और, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।